तो आज हम लोग हिंदी में एक नया टॉपिक शब्द विचार के बारे में बात करेंगे। इससे पहले तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं एंड शब्द विचार के बारे में जानते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शब्द के बारे में, शब्द क्या होता है, तो एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यानी कि अगर आपका कोई ऐसा सार्थक ध्वनि जो एक या एक से अधिक वर्णों से बना है या फिर अक्षरों से बना है, उसको हम लोग शब्द कहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका कोई मतलब होना चाहिए। सार्थक यहाँ पे वर्ड आया है, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। जो शब्द आप बना रहे हैं उसका अर्थ यहाँ पे निकलना चाहिए, तभी वो आपका हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग शब्द कहलाएगा। ठीक है, देखिए पानी का मतलब है एक जल, जिसको आप लोग पानी पीते हैं। ठीक है, आम है, हाँ, ना, तब, ये सब क्या है, शब्द है। वहीं अगर आप इसको जैसे तैसे बना देते हैं, जैसे कि पानी का नीपा कर देते हैं, तो क्या ये शब्द कहलाता? नहीं, क्योंकि इसका कोई एक मीनिंग नहीं निकलता है, अर्थ नहीं निकलता है। तो शब्द क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो ध्वनि बनती है, जो चीज बनेगा, जिसका एक सार्थक अर्थ निकलेगा, उसको हम लोग शब्द कहेंगे। अब हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। यानी कि हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग शब्दों को जो बांटा गया है वो 4 आधार पे बांटा जाता है। पहला है आपका उद्गम, इसी का दूसरा नाम उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास या विकास के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे जो 5 नाम दे रखे हैं, इन पांचों में से किसी का नाम दिखाई दे एंड पूछा जाए कि इसके आधार पे शब्द को कितने भाग में बांटा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 5 भाग। ठीक है, उद्गम, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास या विकास के आधार पे शब्दों को जो है 5 भाग में बांटा जाता है। आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे। फिलहाल ये ध्यान दीजिए कि कौन कौन सा आधार पे शब्दों को बांटा जाता है। पहला ये हो गया। दूसरा हो गया व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे। व्युत्पत्ति, रचना एवं बनावट के आधार पे शब्दों को जो है यहाँ पे 3 प्रकार में बांटा जाता है। ठीक है, आगे है तीसरा है आपका तीसरा आधार रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन। रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पे शब्द को 2 भाग में बांटा जाता है, 2 प्रकार में बांटा जाता है। एंड लास्ट आधार है आपका अर्थ, यानी कि अर्थ के आधार पे। तो शब्दों को जो है हिंदी व्याकरण पे 4 आधार के अकॉर्डिंग 4 बेसिस में बांटा जाता है। पहला उद्गम, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास या विकास के आधार पे। दूसरा व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पे। तीसरा रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन के आधार पे। एंड चौथा है अर्थ के आधार पे। यहाँ पे जितना भी पॉसिबल नाम था सभी को मैंने लिख दिया। एंड एग्जाम में आपको जो घुमा फिरा के सवाल देता है। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केवल उद्गम नाम याद करके जाएंगे, उसके सामने आ जाएगा विकास नाम, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो विकास के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा ही नहीं। इसीलिए जितना भी यहाँ पे पॉसिबल था सभी नाम को मैंने इंक्लूड कर दिया। सभी चीज़ें आपका समान है, एक जैसा है, एक चीज़ है, अलग अलग नहीं है, बस नाम आपका अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 चारों आधार के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला है आपका उद्गम, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास या विकास के आधार पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस आधार पे शब्दों को कितने टाइप में बांटा गया है, कितने प्रकार में बांटा गया है, तो 5 प्रकार में। कौन कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज या इसी को देशी भी कहा जाता है। अगला है विदेशज या इसी को विदेशी या फिर आगत शब्द के नाम से जाना जाता है। एंड 5वां है संकर शब्द। बहुत सारे व्याकरण किताब में आपको संकर शब्द नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। मॉडर्न युग का जो अभी व्याकरण आपका चल रहा है, आधुनिक व्याकरण, उसमें आपको इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो 5 टाइप में बांटा जाता है उद्गम के आधार पे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं पांचों को। ठीक है, देखिए तत्सम के बारे में अगर बात की जाए तो तत्सम का अगर आप इसको तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, तत् प्लस सम। एंड इसका अर्थ क्या है? उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। ठीक है, तत्सम का अर्थ क्या होता है? उसके समान। इसको अगर जैसे आप तोड़िएगा तो तत् प्लस सम, यानी कि उसके समान,
एंड उसके समान किसके समान, तो संस्कृत के समान के बारे में बात कही जाती है। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, तो हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। हिंदी में आप देखिएगा बहुत ऐसा शब्द है जो एक्चुअल में संस्कृत का शब्द है लेकिन प्रयोग आपका हिंदी में किया जाता है। ठीक है, बिना किसी परिवर्तन के आपको हिंदी में उसका उपयोग किया जाता है। तो हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, यानी कि वे सभी शब्द को तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे कि अग्नि, एक्चुअल में ये जो वर्ड है अग्नि वो आपका संस्कृत का शब्द है लेकिन हिंदी में भी आपका जैसे सेम जो है सेम एज इट इज यूज किया जाता है। वायु, माता, पिता, प्रकाश हो गया, पत्र हो गया, सूर्य हो गया, तो ये सब देखने से भी लगता है कि ये सब संस्कृत का शब्द है। ठीक है, एंड हिंदी में भी ये सब का उपयोग जो है वो एज इट इज किया जाता है। तो आई होप कि आपको तत्सम समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा इसके संधि विच्छेद से कि तत्सम तत् प्लस सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान। उसके समान यानी कि किसके समान के बारे में बात कही जाती है, तो संस्कृत शब्द के समान। तो संस्कृत का ऐसा शब्द जिसको एज इट इज हिंदी में उपयोग किया जाता है उसको तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण अग्नि, वायु, माता पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाता है, मान लीजिए कोई ऑप्शन उठा के दे दिया, बताइए सूर्य ये कौन सा शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है, तो आपको टिक करना होगा कि ये तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए सेकेंड टाइप में जाते हैं, तद्भव। सेम आपको इसमें भी करना है, तद्भव का संधि विच्छेद कीजिएगा तो तत् प्लस भव यानी कि उससे होना। इसका अर्थ क्या होगा, तत् प्लस भव, एंड इसका शब्द अर्थ होगा उससे होना। किससे होना, तो संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द। अब देखिए तत्सम में क्या था, संस्कृत का शब्द जो है एज इट इज सेम आपका उठा के हिंदी में उपयोग किया जाता था, लेकिन तद्भव में क्या होगा कि संस्कृत का शब्द का उपयोग तो हिंदी में किया जाएगा लेकिन इसमें जो है वो विचलन देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा अंतर क्या है कि आपको एज इट इज यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। संस्कृत के शब्द में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसका उपयोग हिंदी में किया जाता है तद्भव के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो संस्कृत शब्दों से विकृत होकर, परिवर्तित होकर बने शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं पर प्राकृतिक, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से विचलित होकर बने हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं आंसू, आंसू जो शब्द बना है वो किससे बना है, अश्रु से, एंड अश्रु आपको कहा जाए तो किसका शब्द है, अश्रु आपका संस्कृत का शब्द है। सेम कर्पूर, तो कर्पूर आपका संस्कृत शब्द है। अब एंड इससे आपका क्या बना है, कपूर। ग्राम, ग्राम क्या है आपका संस्कृत शब्द है, एंड इससे आपको क्या देखने को मिला है, गांव। तो ग्राम जो शब्द था इसमें क्या किया गया है, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इसको गांव बना दिया गया, एंड इस गांव का उपयोग हिंदी में किया जाता है। सेम हो गया, घृणा से आपका घिन बना है। पीत, पीताम्बर आप लोग बोलते हैं पीत से, यानी कि पीत क्या आपका संस्कृत शब्द है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हम लोग पीला बना दिए एंड इसका उपयोग हिंदी में करते हैं। सेम बंदर के लिए वानर, वानर आपका संस्कृत शब्द है एंड इसमें हम लोग क्या किए, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिए एंड हिंदी में हम लोग इसको बंदर के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया तद्भव। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा तत्सम एंड तद्भव। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि तत्सम क्या होता है, तत् प्लस सम यानी कि उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान। तो संस्कृत का ऐसा शब्द जिसका प्रयोग एज इट इज हिंदी में किया जाता है उसको तत्सम शब्द कहेंगे। लेकिन तद्भव क्या होता है, संस्कृत का ऐसा शब्द जिसमें परिवर्तन करके हम लोग हिंदी में उपयोग करते हैं उसको तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में समझते हैं, नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। यह सब और आसान है, नाम से स्पष्ट है, देशज या देसी। देशज कहने का मतलब देश का शब्द, देश में जन्मा। देखिए देशज का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो देश प्लस ज यानी कि इसका अर्थ होता है देश में जन्मा। विभिन्न भारतीय भाषाओं एवं लोक प्रचलित शब्द को देशज शब्द कहते हैं। इन शब्दों का संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखिएगा, देशज शब्द यानी कि देश के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा, देश के अंतर्गत विभिन्न
समुदाय में बोली जाने वाली भाषा कह सकते हैं। ये आपका देशज शब्द है, जैसे कि खिचड़ी, कटरा, चिड़िया, पगड़ी, पेट, पिल्ला, डाब आदि। ये सब क्या है? देशज शब्द है, देश के शब्द हैं। ठीक है, अपने ही देश के शब्द हैं। आगे है आपका विदेशज। अब नाम से स्पष्ट है, विदेशज यानी कि विदेश के शब्द। विदेश प्लस जा, इसका अर्थ है वैसा शब्द जो विदेश में जन्मा हो। एंड इसी को दूसरा नाम हम लोग आगत के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम नहीं पता होने के कारण पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि आगत शब्द इनमें से कौन सा आगत शब्द है, लेकिन वे तो विदेशज शब्द पढ़ के गए रहते हैं एंड उनको आगत के बारे में नहीं मालूम रहता है एंड गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जितना भी पॉसिबल नाम था सभी नाम यहाँ पे बता दिया जा रहा है। तो आगत शब्द का अर्थ होता है आया हुआ। कहाँ से आया हुआ? विदेश से। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो है तो विदेशी मूल के, लेकिन विदेश से परस्पर संपर्क होने के कारण हमारे भारत में, हमारे देश में प्रचलित हो गए। अतः अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्दों में से कुछ को ज्यों का त्यों अपना लिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट। ये सब एक्चुअल में क्या है? विदेशज शब्द है, लेकिन हम लोगों का जो भारत में है, हिंदी में जो प्रयोग किया जाता है वो एज इट इज सेम प्रयोग किया जाता है बिना किसी परिवर्तन के। एंड कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसका हिंदीकरण या तद्भवीकरण करके अपनाया गया है, यानी कि कुछ उसमें बदलाव करके हिंदी में उपयोग किया जाता है। जैसे कि ऑफिसर, तो ऑफिसर से अफसर हो गया। लैंटर्न से लालटेन हो गया। हॉस्पिटल से हम लोग अस्पताल उपयोग करते हैं हिंदी में। उसी तरह कैप्टन जो विदेश का शब्द है उससे हम लोग कप्तान बोलते हैं। गोडाउन ये विदेश शब्द है, लेकिन इसमें हम लोग परिवर्तन करके गोदाम नाम दे दिए। जनवरी ये विदेश शब्द है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किए, इसमें थोड़ा सा हिंदीकरण किए, तद्भवीकरण किए एंड फिर हम लोग उसको जनवरी के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आपको ये 4 टाइप अभी तक जो बताया गया वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ याद रखिएगा, विदेशज जो शब्द है यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगहों से भाषा को लिया गया है। तो ये लिस्ट आप ध्यान में रखिएगा कि किस भाषा से कौन सा शब्द जो है हमारे हिंदी में आया है या हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा से कुछ शब्द है, अपील, डॉक्टर, फीस हो गया, प्रेस हो गया, नोटिस, रेल हो गया, स्कूल, फंड, कमिटी, मास्टर, मीटर, गिलास, कीट, कमीशन, थिएटर आदि। ये सब ऐसा शब्द है जो अंग्रेजी भाषा से आया है। सेम अरबी भाषा से देखा जाए तो हो गया अदालत, फौज, अमीर, गरीब, इनाम, अजनबी, उम्र, एहसान, औसत, कसम हो गया, कीमत हो गया, खत, खबर, गरीब, गुस्सा, जालिम, तारीख, नतीजा, नशा, फकीर, फैसला, मुहावरा, लिफाफा, वकील, शराब, हिम्मत आदि। ये सब अरबी भाषा से लिए गए हैं। उसी तरह यहाँ पे फारसी का है, तुर्की का है, कुछ शब्द जो है आपका चीन से लिया गया है, फ्रांसीसी से लिया गया है। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिलता है। पूछ दिया जाता है कि बताइए ये शब्द किस विदेश से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो आपको बताना होगा कि अरबी से लिया गया है या फारसी से लिया गया है या फिर फ्रांसीसी से लिया गया होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। अब 5वां टाइप देखते हैं, संकर। ठीक है, तो यहाँ पे शब्दों का जो उद्गम या उत्पत्ति के आधार पे 5 प्रकार में बांटा गया था, ये 5वां है आपका संकर। अब ये क्या है? 2 भिन्न स्रोतों या 2 भिन्न भाषाओं से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द यानी कि 2 अलग अलग भाषाओं से जो शब्द आए हैं उसको मिलाकर हम लोग एक नया शब्द बना दिए, उसको संकर शब्द कहेंगे। जैसे कि संस्कृत से एक शब्द आया है छाया एंड फारसी से आया है दार, तो दोनों को मिला दिए तो एक नया शब्द बन गया छायादार। ठीक है, सेम हिंदी से आपका आया है पान, फारसी से आया है दान, दोनों को मिला दिए तो बन गया पानदान। उसी तरह हिंदी से आया है नाका, फारसी से आया है बंदी, दोनों को मिला दिए तो बन गया नाकाबंदी। तो कहने का मतलब क्या है? संकर शब्द में आपका 2 अलग अलग भाषाओं से आए शब्दों को हम लोग मिला के एक नया शब्द बनाते हैं। सेम देखिएगा, फारसी से एक शब्द आया है रफू, हिंदी से आया है चक्कर, दोनों मिल गया बन गया रफू चक्कर।
अंग्रेजी से रेल, हिंदी में से आया है गाड़ी, तो आपका रेलगाड़ी। अंग्रेजी से सील, फारसी से बंद, सील बंद। तो यहाँ पे दो अलग अलग भाषाओं से आए शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने का जो प्रक्रिया है, नया शब्द जो बन रहा है, उस शब्द को हम लोग कहेंगे संकर शब्द। ठीक है, तो आई होप कि आपको पांचों क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आधार पे शब्दों को बांटते हैं। दूसरा आधार है व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पे। ठीक है, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे। तो रचना या बनावट के आधार पे शब्द को तीन प्रकार में बांटा जाता है, रूढ़, यौगिक एंड योग रूढ़। एंड यहाँ से आपका जो है पिछले साल एक सवाल भी पूछा गया था कि बताइए इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द है या फिर यौगिक योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग रचना या बनावट के आधार पे शब्द को तीन प्रकार में बांटते हैं, रूढ़, यौगिक एंड योग रूढ़। एक वन बाय वन समझते हैं कि क्या है ये। देखिए, रूढ़ शब्द वैसा शब्द जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। खंडित मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। और यदि हम लोग उसका खंड कर देते हैं, उसको तोड़ देंगे, तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, सार्थक मीनिंग नहीं निकलेगा। इसे जो है मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। देखिए, अयौगिक क्या है? तो अयौगिक वैसा शब्द जो स्वतंत्र है, बिना किसी के सहायता से बना है, उसको अयौगिक कहेंगे। वहीं अगर यौगिक केवल आ जाएगा, ये जो अ है वो हट जाएगा, केवल यौगिक आएगा, जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। तो यौगिक में क्या होता है? वैसा शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना है, दो या दो से अधिक चीज़ों के मेल से बनता है, उसको वहाँ पे हम लोग यौगिक शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से चूंकि रूढ़ शब्द आपका स्वतंत्र है, बिना किसी के सहायता से बना है, तो इसी कारण इसे मौलिक या अयौगिक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। एंड दूसरा बात, इसको खंडित नहीं किया जा सकता है। अगर आप खंड कर दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तीसरा पॉइंट है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे चावल शब्द का यदि हम खंड करेंगे, इसको तोड़ देंगे, तो शब्द क्या बनेगा? चावल, चा प्लस वल बन जाएगा। अब देखिए, क्या ये दोनों का कोई मतलब निकलता है? बिल्कुल नहीं, ये तो निरर्थक हो गया, बिना किसी अर्थ का हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? यह चावल, तो यह तो निरर्थक खंड होंगे, अतः चावल शब्द रूढ़ शब्द है। इस तरह अगर आप देखिएगा, दीन, दीन को तो टूटेगा नहीं, एंड अगर आप इसको जबरदस्ती तोड़ दीजिएगा तो दी प्लस न, देखिए बिना मतलब का हो गया, कोई भी अर्थ नहीं निकला। उसी तरह हो गया आपका, जैसे कि दे रखा है मुंह या घोड़ा, तो घोड़ा को अगर आप तोड़ दीजिएगा जबरदस्ती, तो इसका तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। घो प्लस डा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, टूटेगा ही नहीं टूटेगा। तो ये आपका क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। तो ऐसा शब्द जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है, एंड जबरदस्ती अगर आप जैसे तैसे तोड़ दीजिएगा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है आपका यौगिक। अभी मैंने आपको बताया यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ, योग अर्थात मेल से बना हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं विज्ञान, विज्ञान जो शब्द है वो कैसे बना है? बी प्लस ज्ञान से, दो शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, सामाजिक, समाज प्लस इक से, विद्यालय, विद्या प्लस आले से, राजपुत्र, राजा का पुत्र आदि। तो ये सब क्या है? आपका यौगिक शब्द है। यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। समास के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है इससे पहले वाले क्लास में। उपसर्ग क्या होता है? वैसा शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसको हम लोग उपसर्ग कहेंगे। सेम प्रत्यय क्या होता है? ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देगा, उसको कहेंगे प्रत्यय। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उपसर्ग का ये एग्जाम्पल कि ज्ञान एक शब्द है, ज्ञान, एंड इसके आगे हम लोग लगा दिए वी। तो आप देखिए, ज्ञान अलग चीज है, एंड जब इसके आगे हम लोग वी लगा दिए, एंड ये जो वी लगाए हैं वो आपका क्या है? उपसर्ग है। तो इसको जब हम लोग ऐड किए तो एक नया शब्द बन गया विज्ञान। विज्ञान आपका क्या है? एक सब्जेक्ट हो गया, एक विषय हो गया, एंड ज्ञान तो आपका नॉलेज हो गया। तो दोनों तो काफी अंतर है। सेम उसी तरह अगर प्रत्यय में देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं समाज, समाज आपका मूल शब्द है, एंड जब हम लोग इसके पीछे एक शब्द लगाएं इक, तो आपका ये जो पूरा शब्द है, पूरा शब्द का अर्थ बदल गया, ये हो गया सामाजिक। एक था आपका समाज, इसमें जब हम लोग प्रत्यय इक प्रत्यय लगाएं तो ये बन गया हमारा सामाजिक।
तो प्रत्यय क्या होता है? वैसा शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसको प्रत्यय कहेंगे। उपसर्ग शब्दों के आगे लगता है, प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टाइप देखते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है? देखिए, योग रूढ़ जो शब्द होते हैं एक्चुअल में इसका जो निर्माण होता है वो यौगिक के समान ही होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा अंतर है कि ये जो है विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, एक विशेष अर्थ देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पंकज। पंकज जो शब्द है वो आपका पंकज 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। एंड इसका एक अर्थ क्या है? कमल। सेम आपका लंबोदर, तो ये जो लंबोदर शब्द है वो आपका लंब प्लस उदर से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि 2 शब्दों के मेल से बना है लंबोदर। एंड ये जो लंबोदर है इसका एक विशेष अर्थ है गणेश। एंड ये चीज आपने समास में भी पढ़ा था, बहुव्रीहि समास में, कि जब 2 शब्द मिलके बनते थे तो वो एक विशेष अर्थ को व्यक्त करता था। वहां पे दोनों पद प्रधान नहीं होता था, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता था। ठीक है, एंड जो विशेष अर्थ को व्यक्त करता था। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल वहां पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे होता है योग रूढ़ में। बनते तो 2 शब्दों के मेल से हैं, लेकिन यहाँ पे एक विशेष अर्थ होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पंकज बना, यानी कि पंकज का मतलब कमल होता है। लंबोदर जो कि गणेश भगवान को दिखा रहा है। सेम पीताम्बर, पीताम्बर जो कि आपका यहाँ पे कृष्ण जी को दिखाता है। तो ये आपका ये सब योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो देखिए, रूप, प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पे शब्द को 2 प्रकार में बांटा जाता है। एक है आपका विकारी शब्द एंड दूसरा होता है आपका अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द जैसा कि नाम पे दे रखा है, जहां पे आपका विकार उत्पन्न होगा, कोई चेंजिंग देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए, वे शब्द जो भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, वैसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़की का अगर लिंग परिवर्तन यहाँ पे किया जाए तो वो हो जाएगा लड़का। पुत्री का वचन परिवर्तन किया जाए, एक वचन बहुवचन आपने पढ़ा होगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो इसका अगर आप वचन परिवर्तन करेंगे तो बन जाएगा पुत्रियां। सेम पुत्री का अगर कारक प्रयोग किया जाए, पुत्री में कारक प्रयोग किया जाए तो पुत्रियों के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिंग, वचन और कारक के कारण यहाँ पे जो शब्द थे इनका रूप बदल गया। यहाँ पे लड़की का लिंग परिवर्तन के कारण लड़का हो गया, पुत्री का पुत्रियां हो गया, पुत्री का कारक प्रयोग किया तो पुत्रियों के लिए हो गया। तो यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिल रहा है, किसके कारण से? लिंग, वचन और कारक के कारण से। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे हिंदी व्याकरण में विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है हिंदी व्याकरण में विकारी शब्दों को कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। या फिर ये भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा विकारी शब्द है या फिर नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए 4 विकारी शब्द होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अविकारी शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन व कारक के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। विकारी शब्द में क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था, किसके कारण? लिंग, वचन और कारक के कारण। लेकिन अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात जो शब्द हमेशा एक जैसे रहते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, आज ये वाला एक शब्द है, क्या इसमें आप इसका कोई परिवर्तन कर सकते हैं? अगर आप इसमें वचन डालिएगा, लिंग का यूज करिएगा, कारक का यूज करिएगा, तो कोई परिवर्तन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेम में हो गया, और हो गया, आहा, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें यहाँ पे विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई भी परिवर्तन आप उसमें नहीं कर सकते। पॉइंट याद रखिएगा, सभी प्रकार के अव्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं, यानी कि जितने भी आपका अव्यय का टाइप्स होता है, अव्यय के शब्द होते हैं, वे शब्द अविकारी शब्द होते हैं। चाहे वो आपका क्रिया विशेषण अव्यय हो गया,
संबंध बोधक अव्यय हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया, या फिर विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। जब हम लोग अव्यय का क्लास करेंगे तो वहाँ पे अव्यय के बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल बस आप याद रखिएगा कि जितने भी अव्यय शब्द होते हैं वे आपका अविकारी शब्द होते हैं। उसी तरह मैंने आपको अभी विकारी शब्द का बारे में बताया था कि जितना भी आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण या क्रिया शब्द, वे सब आपका विकारी शब्द होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन है आपका अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे शब्द को 4 प्रकार में बांटा जाता है। एक होता है एकार्थक, या फिर इसी को दूसरा नाम एकार्थी शब्द के नाम से जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, वैसा शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ निकलेगा, एक ही अर्थ होता है, उसको एकार्थी शब्द या फिर एकार्थक शब्द कहते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे रख सकते हैं ध्यान में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी शब्द हैं वो आपका एकार्थक शब्द है, यानी कि उसका एक अर्थ निकलेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे गंगा, पटना, जर्मन, राधा, मार्च, ये सब का एक से ज़्यादा अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो सामान्यतः आप याद रख सकते हैं, वैसा शब्द जिसका केवल एक और एक अर्थ निकलेगा उसको हम लोग एकार्थक शब्द कहेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन है इसमें, दूसरा टाइप है आपका अनेकार्थक शब्द, ठीक है। तो अर्थ के आधार पे शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थिक शब्द, समानार्थी शब्द एंड विलोम शब्द, ठीक है। तो दूसरा जो आपका है अनेकार्थक शब्द है, जिसको हम लोग अनेकार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो यानी कि इसमें क्या होगा कि एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा अर्थ निकलेगा। पहला था एकार्थिक, यानी कि एक अर्थ निकल रहा था, लेकिन इसमें एक अर्थ नहीं निकलेगा, एक से ज़्यादा निकलेगा। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अनेकार्थिक शब्दों के महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नांकित है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। अर्थ एक शब्द है एंड इसका उपयोग जो है हम लोग अलग अलग अर्थ में करते हैं। जैसे अर्थ, कभी कभी अर्थ का मतलब धन लगा देते हैं, अर्थ का मतलब मीनिंग, अर्थ का मतलब कारण या फिर लिए। सेम अगर गुरु का मतलब देखा जाए तो गुरु का मतलब शिक्षक होता है। गुरु आपका ग्रह को भी कहा जाता है, कोई विशेष चीज़ को कहा जाता है, श्रेष्ठ को कहा जाता है, भार के लिए उपयोग किया जाता है। सेम अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वर्ण, वर्ण जो शब्द है इसका अलग अर्थ निकलता है। वर्ण का मतलब जाति भी होता है, इसके अलावा रंग भी होता है, वर्ण विचार यानी कि अक्षर भी होता है। तो यानी कि शब्द एक है लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग अलग है। तो ये आपका अनेकार्थक शब्द कहलाएगा या फिर अनेकार्थी शब्द कहलाएगा। तीसरा टाइप है आपका समानार्थक शब्द, जिसको हम लोग समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द सबको मालूम होगा कि यहाँ पे क्या होता है, एक शब्द का अनेक अर्थ होता है, ठीक है। एक शब्द का अनेक अर्थ नहीं कहा जा सकता है, यानी कि समान अर्थ। एक शब्द का समान अर्थ वाले बहुत सारे शब्द होते हैं, तो समान अर्थों वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। देखिए आँख, ये जो शब्द है इसको हम लोग समान अर्थों में बहुत सारे शब्दों में उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आँख को नेत्र भी कहा जाता है, लोचन भी कहा जाता है, नयन भी, चक्षु भी, दृष्टि भी, अंबक भी। तो बहुत सारे नाम हैं एंड सभी का मतलब सेम है। तो पर्यायवाची शब्द क्या है आपका, समानार्थक शब्द है, समानार्थी है, यानी कि समान अर्थ रखने वाले शब्द, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है आपका विपरार्थक शब्द, जिसको हम लोग विपरीतार्थी शब्द या फिर विलोम शब्द के नाम से भी जानते हैं। विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द। जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ व्यक्त करता है उसको विलोम शब्द या फिर विपरार्थक शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे कि रात का दिन हो गया, ठीक है, आज का कल हो गया, अवनति का उन्नति हो गया, अमावस्या का पूर्णिमा, अग्नि का जल, ठीक है, आलोक का अंधकार, आस्तिक का नास्तिक, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, विलोम शब्द हो गया। एंड विलोम शब्द के बारे में भी आपको आपके सिलेबस में डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। पहला सवाल है आपका, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2, 4, 6, 8। आपने अगर थ्योरी वाला क्लास देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्रोत के आधार पे, उद्गम के आधार पे या इतिहास के आधार पे, चाहे उत्पत्ति के आधार पे, शब्द को जो है 5 भागों में बांटा जाता है। पांचों का नाम बताए थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और 5वां जो ऐड हुआ था वो था आपका संकर। लेकिन आपको अगर याद होगा तो मैंने ये भी बताया था कि पहले क्या होता था कि उत्पत्ति के आधार पे बात किया जाए, ठीक है, चाहे स्रोत के आधार पे, चाहे उद्गम या इतिहास के आधार पे। चारों आपका सेम है, अलग अलग नहीं है, ठीक है, बस नाम अलग है, सेम है। चारों के आधार पे
पुराने व्याकरण में आपको 4 टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। 4 टाइप का शब्द को बंटवारा किया गया है, केवल तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। उस टाइम आपका संकर नहीं था। तो अगर आपके ऑप्शन में 5 नहीं दे रखा होता है तो आपको पुराने वाले के अकॉर्डिंग जाना है, 4 सही कर देना है। लेकिन अगर आपका 5 ऑप्शन में दे रखा होता है तो आपको 5 वाला टिक करना है। बहुत सारे ग्रामर किताब में आपको 5 टाइप देखने को मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर किताब में आपको 4 टाइप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन वाला अगर किताब देखेंगे आप तो 5 टाइप आपको देखने को मिलेगा। संकर जो शब्द का भेद है इसको ऐड किया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? तद्भव। वही वाला अगर संस्कृत का शब्द जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग करते हैं उसको कहेंगे तद्भव। तो ये आपका जैसे का तैसा सेम, ठीक है, एज इट इज आपका संस्कृत का शब्द है, एज इट इज हिंदी में उपयोग किया जाएगा तो उसको कहेंगे तत्सम। थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाएगा उसको कहेंगे तद्भव। देश के उपयुक्त यानी कि देश के विभिन्न क्षेत्र से निकले हुए शब्द को देशज एंड विदेशों से लाए गए शब्दों को विदेशज कहेंगे, ठीक है। तो थ्योरी वाले क्लास में मैंने बहुत ही डिटेल में इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? यहाँ पे रूढ़ होगा, रूढ़ शब्द कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, रचना या बनावट के आधार पे शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है, रूढ़, यौगिक एंड योग रूढ़। रूढ़ में क्या होता है? जिसको हम लोग खंड नहीं कर सकते, एंड अगर जबरदस्ती उस शब्द को तोड़ देंगे तो वह जो है हमको कोई अर्थ नहीं देगा, ठीक है। उसका खंड जो है हमको कोई अर्थ नहीं देगा, यानी कि वैसा शब्द जिसके सार्थक खंड नहीं हो सकते उसको रूढ़ शब्द के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, वाचनालय, वाचन प्लस आले, समतल, सम प्लस तल, विद्या जोड़ आले, तो ये सभी को तो खंड किया जा सकता है, एंड खंड करने पर भी उनका अर्थ जो है वो अलग अलग निकल सकता है, ठीक है। जैसे विद्या, विद्या प्लस आले, तो विद्या का अलग मतलब हो जाएगा, आले का अलग मतलब हो जाएगा, यानी कि दोनों का अलग अलग अपना अर्थ है, सार्थक मीनिंग है, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड है ये। लेकिन पशु, इनको हम तोड़ नहीं सकते, इनका खंड नहीं कर सकते। अगर खंड कर भी दे तो प प्लस सु दोनों का कोई मतलब नहीं निकलता है, तो ये आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। जिसके खंड करने पर कोई सार्थक मीनिंग ना निकले उसको हम लोग कहेंगे रूढ़ शब्द, ठीक है। अगला सवाल है आपका, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो शब्द रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द क्या होता है कि वैसा शब्द जिसका रचना जो है यौगिक के समान होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, लेकिन ये किसी विशिष्ट अर्थ को दिखाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जलज। जलज किसको दिखा रहा है? कमल फूल को दिखाता है, ठीक है। जो जल में उगता है जलज उसको कहेंगे, यानी कि कमल फूल। आपका यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एंड जो योग रूढ़ होता है वो कुछ आपका बहुव्रीहि समास की तरह ही काम करता है। बहुव्रीहि समास में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मालूम होगा कि इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जैसे कि जलज वहाँ पे भी आ जा सकता था, पंकज, लंबोदर, चक्रपाणी, ये सब वहाँ पे आपको देखने को मिलता था। तो वहाँ पे जितना भी एग्जाम्पल था आपका वो सब यहाँ पे योग रूढ़ में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, ठीक है। रूढ़ है ये आपका सेम वही चीज जिसके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं, तो वैभव, वैभव के सार्थक खंड नहीं हो सकते, आपका डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा, तो ये जो शब्द है वो आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। संस्कृत का शब्द है एंड एज इट इज आपको हिंदी में उपयोग यहाँ पे मिलता है, तो आपका तत्सम सही हो जाएगा। मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट जो शब्द है देखने से भी लग रहा है एंड पढ़ने से भी आप पता लगा सकते हैं कि मजिस्ट्रेट जो शब्द है वो आपका विदेशज शब्द है, विदेशों से लिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, यानी कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से जो शब्द निकला है उसको हम लोग देशज कहेंगे। लोटा, लोटा जो शब्द है वो आपका क्षेत्रीय भाषा है, अनुमान लगा सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। एंड ये जो लोटा वाला एग्जाम्पल है कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत सारे एग्जाम में जो है वो ये सवाल देखने को मिला है लोटा वाला शब्द को लेके, ठीक है। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता कहने का मतलब है कि जो स्वतंत्र है, यानी कि जो अन्य शब्दों के साथ मिलकर अर्थ व्यक्त करते हैं, ठीक है। स्वतंत्र जो नहीं है, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाला,
यानी कि जो स्वतंत्र नहीं है, कहने का मतलब है जो अन्य शब्दों के साथ मिलकर अर्थ को व्यक्त करेगा उसको क्या कहते हैं? यौगिक। यौगिक शब्द, ठीक है। रचना या बनावट के दृष्टिकोण से शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यौगिक आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? यौगिक यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से मिलकर बनता है, उसको यौगिक कहते हैं। जैसे कि विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर। सूक्ष्म अंतर यानी कि बहुत बहुत कम अंतर, ना के बराबर, तो व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो समानार्थक शब्द। इसी को परिवाची शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। परिवाची शब्द आपने देखा होगा समान अर्थ वाले, उसमें सूक्ष्म अंतर देखने को मिलता है, बहुत बहुत कम, ठीक है। तो ये आपका बी सही हो जाएगा। विलोम शब्द तो आपका विपरार्थक हो गया, जस्ट उल्टा। यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दीन, जलज। पाठशाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यौगिक शब्द आपका कहलाएगा पाठशाला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी आपका जो वो तत्सम शब्द है, एक्चुअली ये संस्कृत का शब्द है एंड एज इट इज आपका हिंदी में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ यानी कि जिसका निर्माण यौगिक शब्दों के समान होता है लेकिन किसी विशेष अर्थ को दिखाता है। तो आपका लंबोदर यानी कि गणेश जी को दिखा रहा है। आपका लंब है उदर जिसका, समास में आपने देखा होगा कि लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश जी को दिखाते हैं। आपका सी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द एज इट इज हिंदी में उपयोग किया जाता है। देखने से लग रहा है गोधूम आपका सही हो जाएगा, गोधूम, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, मर्म एंड प्रलाप। तो देखिए तद्भव शब्द यानी कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसमें थोड़ा बहुत विचलित करके, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो मुंह आपका सही हो जाएगा। एक्चुअली में होता है मुख, जो कि संस्कृत शब्द है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हम लोग मुंह बना दिए एंड इसका जो है वो हम लोग हिंदी में उपयोग करते हैं। आगे है जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द के कई सार्थक खंड, यौगिक, ठीक है। इनको खंड करने पे जो खंड निकलेगा उनका यहाँ पे सार्थक मीनिंग होता है। तो ये आपका जैसे कि विद्यालय को मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, विद्यालय, इसको अगर तोड़ेंगे तो विद्या प्लस आलय एंड दोनों का अपना अलग अलग मीनिंग निकलता है। तो यौगिक आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सा शब्द देशज नहीं है? डिभरी, पगड़ी, ढोर, पुष्कर। पुष्कर आपका देशज शब्द नहीं है, ठीक है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको हम लोग देशज के नाम से जानते हैं, क्योंकि देश के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से भाषा ली जाती है, विभिन्न क्षेत्रों से शब्द जो है वो लिए जाते हैं। एंड कौन सा शब्द किस क्षेत्र से लिया गया है तो इसका जो है वो आसानी से पता नहीं चल पाता है। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील आपका अरबी भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत सारे विदेशज शब्दों का लिस्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया था एंड क्लासेस के दौरान भी बताया था। चाय किस भाषा का शब्द है? आई होप कि इसका जवाब सभी को मालूम होगा। चाय आपका चीन से लिया गया है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन आपका जो है यहाँ पे देखने को मिलता है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। संकर शब्द का अर्थ, तो संकर शब्द किसको कहते हैं? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसको हम लोग संकर शब्द के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल से देख सकते हैं रेल। रेल आपका जो शब्द है वो आपका लिया गया है अंग्रेजी से, लेकिन वहीं अगर गाड़ी देखें तो गाड़ी जो शब्द है वो आपका लिया गया है हिंदी से, यानी कि दोनों को मिला दिए तो बन गया रेलगाड़ी। तो सेम चीज़ क्या हुआ, ये आपका संकर शब्द कहलाएगा, यानी कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को लेकर हम लोग मिला दिए उसको एंड नया शब्द जो बना रेलगाड़ी वो आपका संकर शब्द कहलाएगा। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आप रेलगाड़ी को देख सकते हैं। अगला सवाल है रेलगाड़ी शब्द क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया संकर शब्द है। वानर का तद्भव रूप क्या है? तो वानर का तद्भव रूप हो जाएगा बंदर। वानर आपका संस्कृत शब्द है, इसी को हम लोग तत्सम में देखेंगे तो सेम एज इट इज उपयोग करते हैं, लेकिन जब इसमें थोड़ा सा विचलित कर देते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं तो हमारा जो शब्द बनता है वो बनता है बंदर, यानी कि ये आपका हो जाएगा तद्भव। अगला है आपका दर्शन का तद्भव रूप है। दर्शन का तद्भव रूप है आपका दर्शन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी कि संस्कृत का शब्द एज इट इज हिंदी में उपयोग किया जाता है? तो उद्गम आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
आगे है अपील शब्द कौन सा है? अपील आपका जो है यहाँ पे विदेशज है, विदेश से लिया गया है, विदेशज आपका सही हो जाएगा। मगही शब्द कौन सा है? तो मगही आपका तद्भव है, ठीक है, मगही आपका तद्भव सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका संधि शब्द है, तो संधि आपका कैसा शब्द है? संधि जो है एक्चुअल में संस्कृत का शब्द है एंड यही शब्द का एडजेक्टिव जो आपका हिंदी में उपयोग किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा तत्सम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है लोटा। लोटा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपका हो जाएगा देशज का शब्द, ठीक है। आगे है कमल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कमल के बारे में बात की जा रही है। जहाँ यहाँ पे अगर पंकज रहता, जलज रहता, तो ये तो आपका हो जाता अलग चीज, ठीक है, योग रूढ़ के अंतर्गत आ जाएगा, जो विशेष अर्थ को दे रहा था। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कमल, तो कमल जो शब्द है इसको हम लोग खंड नहीं कर सकते, अगर हम लोग इसको तोड़ भी देंगे तो कोई सार्थक मीनिंग नहीं निकलेगा, तो ये आपका रूढ़ शब्द कहलाएगा, क्योंकि इसके खंड जो है वो नहीं किए जा सकते हैं, सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है पाकशाला। तो पाक प्लस शाला दो शब्दों के मेल से बना है एंड यहाँ पे जो दोनों शब्द है, दोनों शब्द का अलग अलग मीनिंग है। पाकशाला क्या होता है? रसोई घर कह सकते हैं, भोजन गृह के नाम से जाना जाता है। तो पाक यानी कि रसोई मान लेते हैं, शाला यानी कि घर, रसोई घर या रसोई शाला कह सकते हैं। तो ये क्या है? दोनों दो शब्द के मेल से मिलके बना है, तो ये आपका यौगिक कहलाएगा एंड अलग अलग अर्थ भी दे रहा है। दोनों को अगर तोड़ दे रहे हैं, खंड कर दे रहे हैं, तो अलग अलग मीनिंग निकल रहा है, तो ये गुण आपका यौगिक में देखने को मिलता है, यौगिक आपका सही हो जाएगा। आगे है दशानन। दशानन शब्द देखकर ही आप आराम से टिक लगा सकते हैं। योग रूढ़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जहाँ पे आपको बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका योग रूढ़ सही हो जाएगा। तो आपको बहुत सारे कुछ चीज़ों में ना आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए, जैसे कि रूढ़ जिसका सार्थक खंड नहीं हो सकते, योग रूढ़, यौगिक, बहुत अच्छे से मैंने आपको थ्योरी वाले क्लास में एक्सप्लेन किया था, ठीक है, तो आपको ये सब में तो दिक्कत आना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था एंड ज़्यादातर आपका यही दो टाइप से देखने को मिलता है, ठीक है, एक रचना के आधार पे देखने को मिल जाएगा एंड दूसरा आपका उत्पत्ति के आधार पे। तो ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे है निम्न में से तत्सम शब्द छांट कर बताइए। अनजान, सच, पता, घोटक। देखिए घोटक, घोटक क्या है? आपका तत्सम शब्द है। एक्चुअल में ये जो है संस्कृत का शब्द है एंड एडजेक्टिव जो है आपका हिंदी में उपयोग किया जाता है घोटक के रूप में एंड अगर इसका तद्भव पूछ लिया जाए तो घोड़ा हो जाता है इसी का तद्भव, यानी कि इसमें थोड़ा सा विश्लेषण करके, थोड़ा सा परिवर्तन करके नया शब्द बना दिया गया है घोड़ा, ठीक है। आगे है निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तुर्की भाषा का शब्द, तो केची आपका तुर्की भाषा का शब्द है। अगला है आपका निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द के बारे में बात कही गई है, तो तत्सम शब्द यहाँ पे आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा, ठीक है, वर्षा आपका सही हो जाएगा। आंसू, देखिए आंसू एक्चुअली में क्या है? संस्कृत शब्द है अश्रु, अश्रु से लिया गया है एंड ये आपको अश्रु जो शब्द है इसमें थोड़ा सा विचलन करके, थोड़ा सा परिवर्तन करके आंसू बनाया गया है, ये आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तत्सम पूछा गया है, वर्षा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो अलमारी जो शब्द है वो पुर्तगाल से लिया गया है, पुर्तगाली सही हो जाएगा। रिक्शा शब्द, रिक्शा जो है आपका जापानी है, ठीक है, तो वो जो विदेशी भाषाओं का लिस्ट था उसको ध्यान में रखिएगा। निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ सेम वही चीज़ है जो अलग अर्थ को व्यक्त करता है एंड जिसका निर्माण आपका यौगिक के समान होता है, तो पंकज सही हो जाएगा, ये आपका कमल को इंडिकेट करता है। निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? फिर से वही बात आ गया, चक्रपाणी, कृष्ण जी के बारे में बात कही जाती है, चक्रपाणी आपका सही हो जाएगा। आगे है रेलगाड़ी शब्द क्या है? रेलगाड़ी पहले भी मैंने आपको बताया था, सवाल रिपीट हुआ है, ठीक है, शंकर आपका सही हो जाएगा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये भी सवाल आपका रिपीट हो चुका है, रिपीट हुआ है, ठीक है, 43 का आपका यहाँ पे देशज सही हो जाएगा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, देशज आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला है आपका योगरूढ़ शब्द कौन सा? योद्धा, राक्षस, दशानन, सुर। दशानन रावण जी के बारे में बात की जाती है, तो आपका दशानन सही हो जाएगा, ठीक है। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा का शब्द है? आल्पिन एंड गमला, तो आपका ये क्या है? पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, देखिए यहाँ पे वाक्य नहीं है, हम लोग शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शब्द के भेद यहाँ पे रचना के आधार पर देखा जाए तो 3 होता है, ठीक है।
रूढ़, यौगिक एंड योग रूढ़, तीन शब्द भागों के बारे में मैंने आपको बताया था, तीन टाइप्स के बारे में। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द। तो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको संकर शब्द के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल रेलगाड़ी से मैंने आपको समझाया था इस चीज को। निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द चुनिए। पीला चक्रपाणी, दूध वाला नील। चक्रपाणी आपका जो है वो योगरूढ़ शब्द है, जो कि जिसका निर्माण चक्र प्लस पानी से बना है। एंड यानी कि इनका समान जो है वो यौगिक शब्दों के जैसा हुआ है, लेकिन किसी विशेष अर्थ को दिखा रहा है। चक्रपाणी यानी कि कृष्ण जी के बारे में बात हो रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो घुड़ प्लस सवार यानी कि घोड़े का सवार, एंड दोनों अलग अलग इसको खंड भी किया जा रहा है, तो इसका दोनों का मीनिंग निकल रहा है, तो यानी कि ये आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है। अजायब घर क्या है? जिसको इंग्लिश में म्यूजियम के नाम से जानते हैं। दुर्लभ वस्तुओं या फिर प्राचीन वस्तुओं को संग्रह जिस जगह पे किया जाता है उसी को अजायब घर के नाम से जाना जाता है, या फिर म्यूजियम के नाम से। तो ये जो शब्द है आपका 50, तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका एक्चुअल में कौन सा शब्द है? संकर शब्द है। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग कह सकते हैं भाषाओं का शब्द है, दो अलग अलग भाषाओं से लिया गया है। आपका ये वाला सही हो जाएगा। आगे है आपका अगला सवाल है, एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल है। हमेशा की तरह इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। तो